फ्रेंड्स, आपके चैनल प्राइम एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट है और आज हम एक टॉपिक को कंसीडर करेंगे। टॉपिक है आपका कॉलम। देखते हैं कॉलम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, कॉलम में कौन कौन सी थ्योरी है, उन सबको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉलम। कॉलम होता क्या है, व्हाट इज कॉलम। तो कॉलम जो है वो क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर है। क्या है आपका एक स्ट्रक्चर मेंबर। ओके, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या लगते हैं, कंप्रेसिव लोड्स। क्या लगते हैं, कंप्रेसिव लोड्स। ठीक है ना। ऊपर जैसे यहाँ से तो ये क्या हुआ, यहाँ से तो ये सपोर्टेड होगा, मतलब यहाँ से तो फिक्स होगा। चाहे तो नीचे से भी लोड लग रहा होगा, क्योंकि जब ये है, जब सपोर्ट होगा, सपोर्ट तो लोड लगाएगा, तो यहाँ से भी कंप्रेशन लोड। तो इसका मतलब क्या है, कॉलम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विच टेक्स अप वर्टिकल कंप्रेसिव लोड्स ऑन इट। मतलब एक स्ट्रक्चर मेंबर है जो वर्टिकल कंप्रेसिव लोड्स को अपने ऊपर लेता है। तो जब ये लोड लगते हैं तो ये लोड है, कंप्रेसिव लोड्स ज़्यादा होने की वजह से इस बीम में जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा होने की वजह से इस बीम में आते हैं फेल्योर। वो फेल्योर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक बकलिंग फेल्योर, मतलब ये जो है वो कुछ इस तरीके से यूं अंदर की तरफ यूं, ये जो आपका फाइबर है वो कुछ इस तरीके से, मतलब अंदर की तरफ यूं। जैसे ये मार्कर है, ये मैंने माना कॉलम है, तो ये यहाँ से क्या अंदर को इधर यूं मुड़ जाएगा, तो इधर से इस शेप में कर्व शेप ले लेगा। यहाँ से जो ये वाले जो है, इसका ये वाला जो फेस होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, मतलब अंदर को बकलिंग कर जाएगा। तो ये बकलिंग किस वजह से होती है, इलास्टिक इनस्टेबिलिटी वजह से। जो बकलिंग है वो इलास्टिक, मतलब देखा जाए तो जब बीम में कंप्रेसिव लोड्स लगते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी कम होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, बकलिंग। ठीक है ना। और एक होता है आपका क्रसिंग फेल्योर। क्रसिंग फेल्योर मतलब कहीं बीच में से यहाँ से ब्रेक हो जा, यहाँ से ब्रेक बीच में से या कहीं भी ब्रेक हो जाने की वजह से उसमें क्या आती है, क्रसिंग। वो होता है आपका क्रसिंग फेल्योर। मतलब बीम जो क्रश कर जाता है। एक बकलिंग फेल्योर मतलब है, बकलिंग फेल्योर मतलब कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है वो, इस तरीके का। तो ये कौन सा आपका बकलिंग फेल्योर। ये किसकी वजह से होता है, इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से, इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से। और क्रशिंग फेल्योर तो मतलब लोड किसी पॉइंट पर ज्यादा हो जाता है तो वहां से ही वही उसी पॉइंट से क्रश कर जाता है, मतलब टूट जाता है। जैसे आपने कंक्रीट में देखो, कंक्रीट के जो कॉलम्स कॉलम्स होते हैं वो भी क्रश कर जाते हैं, क्रश कर जाते हैं। कुछ बकलिंग भी कर जाते हैं। बकलिंग मतलब ज्यादा ही लोड हो गया और उसमें इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो क्या कर जाते हैं, बकल। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम। चलो टाइप्स ऑफ कॉलम में आपको एक टॉपिक आएगा आगे, सिलेंडरनेस रेशियो, उसमें समझाऊंगा, उसमें आपको इजी वे में समझ में आ पाएगा। तो इसके बाद मैं एक बताता हूँ आपको। कॉलम के बाद में कॉलम की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच टेक्स अप कंप्रेसिव लोड्स, वर्टिकल कंप्रेसिव लोड्स ऑन इट। ओके, ये आपकी कॉलम की डेफिनेशन है। कॉलम में दो प्रकार के आपके फेल्योर होते हैं, एक क्रशिंग फेल्योर, एक आपका बकलिंग फेल्योर। बकलिंग फेल्योर इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स बताने के बाद इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एंड कंडीशन। मतलब एंड कंडीशन इसकी देखते हैं, एंड कंडीशन क्या क्या होती है। एंड कंडीशंस, एंड कंडीशन मतलब हम इसमें अफेक्टिव लेंथ जो है, अफेक्टिव लेंथ उसको देखते हैं। तो इसमें हमें एक टॉपिक है अफेक्टिव लेंथ। क्या है इसमें अफेक्टिव लेंथ, पहले मैं आपको बता देता हूँ इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, उसके बाद में
ये होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर मूवमेंट इज जीरो। यहाँ पे मूवमेंट जीरो होता है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपकी अफेक्टिव लेंथ। ये क्या होती है आपकी अफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब मैं इसकी वजह से मैं आपको चार एंड कंडीशन बताता हूँ। एक तो है आपका जैसे ये है, एक तरफ से हिंज है, क्या है मतलब ये आपका कोई कॉलम है, ये यहाँ से भी हिंज है और यहाँ से भी हिंज है, ओके, मतलब दोनों ही तरफ से हिंज है। तो इसके लिए मतलब कह सकते हैं बोथ एंड्स आर हिंज, बोथ एंड्स आर हिंज। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी देखिए ऐसे में, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ये आप समझ लीजिए एक तरीके का सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब दोनों ही जगह। तो हिंज पे आपको पता है मूवमेंट जीरो होता है, हिंज पे मूवमेंट जीरो होता है, यहाँ पे मूवमेंट जीरो और यहाँ पे मूवमेंट जीरो। मैंने इसकी लेंथ मान लो, इसकी लेंथ एल है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी एल। इफेक्टिव लेंथ है वो एल के बराबर ही होती है। अगर बीम किसी भी कॉलम की लेंथ एल है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ एल होगी। और इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर मूवमेंट इज जीरो। बेंडिंग मूवमेंट कह सकते हैं इसको, बेंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट। तो जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट इज जीरो। तो देखो हिंज पे पता है आपको मूवमेंट जीरो होता है, यहाँ पे मूवमेंट जीरो होता है, मूवमेंट जीरो यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी एल के बराबर। तो आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, जो कॉलम की लेंथ है उसके ही बराबर मिलेगी। अब पहले मैंने बताया बोथ एंड हिल, अब दूसरा देखते हैं जहाँ पर केवल एक पॉइंट। अब देखते हैं वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड, लाइक कैंटिलीवर बीम के केस में, ठीक है ना। जो है आपका कैंटिलीवर बीम, मान लो ये आपका है, थोड़ा ये आपका फिक्स्ड है और ये आपकी लेंथ है एल। तो इसके केस में देखते हैं इफेक्टिव लेंथ हमको क्या देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया मूवमेंट जीरो। अब देखिए ये लेंथ मान लिया मैंने एल है, मतलब कॉलम की लेंथ एल है, तो देखिए एक पॉइंट तो इसका इधर मिलेगा और एक पॉइंट जस्ट इसके उल्टे में, मतलब यहाँ कहीं आपको मूवमेंट जीरो मिलेगा। और एक आपको फ्री एंड पे तो पता है, फ्री एंड पे आपका मूवमेंट जीरो होता है, एक यहाँ मूवमेंट जीरो, एक यहाँ मूवमेंट जीरो, एल, और जितनी एल इधर है जितनी एल इधर होगी। तो आपकी जो अफेक्टिव लेंथ है इसके केस में कितनी आ जाएगी, 2L, कितनी आ जाएगी 2L, ठीक है ना। ये मेरे दो कंप्लीट हो गए, दो के बाद हम दो और इसके बाद दो और हैं उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या है, ओके। तो दो मैंने बता दिया, इसको याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काफी देखने को मिलेगा। उसमें क्या देता है, उसमें फॉर्मूले जो आपके आगे थ्योरी देखने को मिलेगी, उसमें आपको एल जो है वो आपकी लेंथ नहीं है, हम केवल अफेक्टिव लेंथ को देखते हैं। तो ये इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसको याद करते रहना, साथ के साथ मैं बताता जा रहा हूँ। अब दो केस मैंने करा दिए, एक तो आपका दोनों पॉइंट हिंज है, दोनों पॉइंट हिंज है तो मतलब आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी एल होगी, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया एक एंड फिक्स है, तो एक एंड फिक्स के केस में आपकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है 2L, कितनी होती है 2L, ठीक है। एल का है, एल क्या है आपकी लेंथ ऑफ
लेंथ कह सकते हैं, बीम की जो लेंथ है वो आपकी क्या है, एल। ओके, अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में बहुत एंड फिक्स्ड। अच्छा, दोनों ही एंड आपके क्या हो, फिक्स्ड हो। दोनों ही एंड फिक्स होंगे तो जैसे इधर भी फिक्स्ड, और ये मैंने यहाँ इतना थोड़ा लेंथ रिलीज की, ये भी एंड फिक्स्ड। इसकी लेंथ मान ली मैंने एल है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है, कहीं आपको बीच में मूवमेंट जीरो देखने को मिलता है। कहाँ पे, बीच में। तो बीच में मूवमेंट जीरो देखने को मिलेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ मूवमेंट आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, L/2। L/2। तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट वेक्टर लेंथ आपकी कितनी देखने को मिल गई, L/2। अब सेकंड देते हैं आपके, जहाँ पे आपके बहुत एंड फिक्स हो गया। अब एक एक वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड आपका हिंज। एक एंड आपका हिंज होगा, दूसरा एंड आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका मैंने फिक्स्ड कर दिया, और ये मैंने आपका हिंज कर दिया। इसके केस में आपको इफेक्टिव लेंथ जो देखने को मिलती है, वो मिलती है हिंज से। अब मान लो बीम की लेंथ एल है, तो हिंज से L/2 डिस्टेंस पर, L/√2 डिस्टेंस पर कितनी इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है, इफेक्टिव लेंथ वो कितनी है, L/√2। अब ये याद रखना है, ये कहाँ से होती है, फिक्स्ड एंड से। कहाँ से, फिक्स्ड एंड से, हिंज एंड, सॉरी, कहाँ से, हिंज एंड से। हिंज एंड से आपको देखने को मिलती है ये L/√2 डिस्टेंस। ओके, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आपके तो एग्जाम में आ जाता क्वेश्चन डायरेक्ट कि राइट द फोर एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। तो ये आपको सारी ही चारों लिखनी पड़ेगी। पहला दोनों हिंज वाला, एक में एक फिक्स्ड, एक हिंज, एक में एक पॉइंट, एक पॉइंट आपका हिंज, और दूसरा फ्री। तो इस तरीके से आपकी चार है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम बात करते हैं अपने स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। ओके, तो इसको आप रिप्रेजेंट लेम्डा से कीजिए, लेम्डा से रिप्रेजेंट कीजिए। और देखिए सिलेंडर, पहले तो आप बात करता हूँ मैं सिलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। सिलेंडर का क्या मतलब है, देखो सिलेंडर मतलब, सिलेंडर एक तरीके का एक मान लो बीम, एक कॉलम, जिसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये मैंने कॉलम मान लिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसकी डायमेंशन हो कम, इसकी लेंथ हो ज्यादा। अगर क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन की कंपैरिजन में अगर उसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब वो एक सिलेंडर है। क्या है आपका, सिलेंडर। ये वो वाला सिलेंडर है, CYLENDE वाला, ये SLENDER, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायमेंशन इस लेंथ के कंपैरिजन में कितनी है, इसका रेशियो, मतलब इसको वो आपका क्या बताता है, स्लेंडरनेस रेशियो। मतलब क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन और लेंथ का जो कंपैरिजन करता है, वो अपना होता है स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका, देखो डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले की बेस ही बनाने हैं, मैं आपको केवल फॉर्मूले बता देता हूँ। ओके, फॉर्मूला है आपका अफेक्टिव लेंथ अपॉन
के के आपका क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन ये आपका कुछ अंडर रूट आई अपॉन ए, ठीक है। ये के है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, ये होता है आपका अंडर रूट आई अपॉन ए। इसको देखिए, अब इसके बेस में बताता हूँ आपको। शॉर्ट कॉलम देखो, कॉलम आपके दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। यही से एक आता है, अगर शॉर्ट कॉलम के केस में, शॉर्ट कॉलम आपका जब होगा जब आपका सिलेंडरनेस रेशियो 30 से तो ज्यादा होगा और 80 से कम होगा, 30 से ज्यादा 80 से कम, तो आपका क्या होगा, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। ये लेमडा आपका बताया मैंने, सिलेंडर रेशियो, ठीक है। तो यही आपका लॉन्ग कॉलम अगर है, तो लॉन्ग कॉलम के केस में जो आपका लेमडा होगा वो 80 से ज़्यादा होगा, किससे, 80 से ज़्यादा अगर लॉन्ग कॉलम है। और शॉर्ट कॉलम है तो आपका लेमडा जो है वो 30 से तो ज़्यादा और 80 से कम। ये आपका हो गया शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। अब अपनी तीसरी चीज़ पे चलते हैं, यूलर्स थ्योरी के ऊपर। किसके, यूलर्स थ्योरी। देखिए, यूलर्स थ्योरी की बात करते हैं तो यूलर्स थ्योरी की बात करते हैं, यूलर्स थ्योरी की बात करते हैं। यूलर्स थ्योरी में आपको देखने को मिलता है, हमें इसमें जो लोड जो मैंने आपको बताया, जो बकलिंग जो होती है, वो बकलिंग किस लोड पे होती है वो आपका बताता है। उसको जो डिटरमाइन करता है वो आपका करता है यूलर ने एक फॉर्मूला बताया, उसकी हेल्प से जो मैंने आपको बताया, जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से फेल्योर आता है, वो कितना लोड होगा जिसकी वजह से उसमें फेल्योर आएगा, वो आपका बताता है यूलर्स थ्योरी के अंदर जो आपका फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला है, पी सी आर इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल, ये आपकी है अफेक्टिव लेंथ, ओके, सॉरी एल ई का स्क्वायर, ओके। तो देखो, पीसीआर आपका है क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड, कुछ भी कहिए आपको उसको, क्रिपलिंग लोड या फिर बकलिंग लोड कहिए। आपकी ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आई आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल ही आपकी है अफेक्टिव लेंथ, और जो कि आपको डिटर्जेंट, दो चीज़ें तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अफेक्टिव लेंथ मैंने आपकी अभी एंड कंडीशन बता दी, एंड कंडीशन से किस किस कंडीशन के लिए आपकी कितनी इफेक्टिव लेंथ होती है, ओके। तो इसके बाद यूलर्स थ्योरी, अब देखो जे फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, तो इस फॉर्मूले के लिए कुछ अजम्पशन माने गए कि इसमें क्या क्या अजम्पशन होते हैं। तो इसमें कुछ अजम्पशन देखने को मिले जब ये फॉर्मूला उसके बाद ये डिस्क्राइब हुआ है, तो हम देखते हैं क्या क्या अजम्पशन है, ओके। देखिए, सबसे पहला तो आपका है, जो आपका कॉलम है वो आपका होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, होप आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल काफ़ी देखने को मिलेंगे, ओके। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अब मैं इसकी अजम्पशन की बात करता हूँ, इसमें क्या क्या अजम्पशन देखने को मिले। अजम्पशन पहला आपका है, कॉलम शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। क्या,
होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। मतलब एक गिवन पॉइंट से, जैसे किसी भी कॉलम में गिवन पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में, गिवन पॉइंट से एवरी डायरेक्शन में आपकी जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब ई के म्यू जी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और आपका शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और आपका पॉइजन रेशियो, इसकी वैल्यू जो है आपकी सेम रहती है किसी भी गिवन पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में, तो आपका जो है वो कॉलम क्या होगा, आइसोट्रोपिक या होमोजीनियस। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपको देखने को मिला जो प्लेन है, जो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, ये इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, अब सही होगा, ठीक है। तो ये आपका अगर कॉलम है तो कॉलम का जो प्लेन है, मान लीजिए ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, चाहे ये वाला प्लेन, ये क्या है आपके प्लेन ही तो है। तो ये प्लेन मतलब बकलिंग होने के बाद, या बकलिंग होने के बाद ये प्लेन जो है इनका क्रॉस सेक्शन मतलब जो प्लेन ही रहेंगे, जो मतलब कह सकते हैं द प्लेन ऑफ द कॉलम आफ्टर बकलिंग और बिफोर बकलिंग, बिफोर बकलिंग इज सेम। मतलब बकलिंग के बाद या बकलिंग से पहले जो आपका प्लेन है ये आपके क्या रहेंगे, प्लेन रहेंगे, मतलब एक तरीके से सेम रहेंगे। मतलब इसका एरिया है या फिर इसका डायमेंशन है या फिर इसका शेप है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ओके, कह सकते हैं प्लेन सेक्शन ऑफ कॉलम remain same, remain plane before and after buckling। ओके, तो ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं जो आपका थर्ड पॉइंट है, मतलब इट शुड फॉलो हुक्स लॉ। तो एक कॉलम है वो आपका हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ तो आपको पता है, अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, तो वो तो आपका हो गया हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। इट शुड ऑलवेज हुक्स लॉ, ठीक है। अब एक बात जो बताई इनने, मतलब ये फेलियर होगा यूलर की थ्योरी के एजम्पशन के अनुसार, जो आपका जो आपका फेलियर होगा वो बकलिंग फेलियर होगा लॉन्ग प्रिज्मेटिक कॉलम्स में। उन्होंने बताया जो भी हम फेलियर देखेंगे वो केवल एक ही फेलियर देखेंगे, वो है आपका बकलिंग फेलियर, उसको ही कंसिडर करेंगे, ना कि आपके अदर फेलियर्स। तो इस पॉइंट्स को बनाते हैं। लॉन्ग कॉलम should always failure in buckling failure। ओके, ये आपका हो गया। एक इसमें और लिख लीजिएगा,
जो कॉलम है वो हम कौन सा करेंगे कंसिडर, लॉन्ग, कॉलम शुड बी लॉन्ग, है ना, जो कॉलम वो लॉन्ग कॉलम देखेंगे हम, ना कि शॉर्ट कॉलम। ओके, तो ये आपके 5 एजम्पशन हो गए, इसको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या, राइट द एजम्पशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी इन कॉलम। ओके, तो ये आपका यूलर्स थ्योरी के एजम्पशन हो गए। अब एजम्पशन के बाद हम देखते हैं जो क्या देखें, मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ आपको यूलर थ्योरी के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो लोड है, कंप्रेसिव लोड, इसको कहिएगा एक्सियल कंप्रेसिव लोड, क्योंकि क्या लगता है एक्सियल ही, और आपका वर्टिकल होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स हमेशा क्रिपलिंग लोड से अगर कम होगा, क्रिपलिंग लोड जो आपका बकलिंग लोड है, अगर आपका ये ज्यादा है तो आपका जो कॉलम है वो आपका क्या होगा, स्टेबल, क्या होगा, स्टेबल। अगर यही सेम कंडीशन, अगर आपका ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड अगर आपका ज़्यादा हो गया क्रिपलिंग लोड से, तो आपका बीम जो आपका कॉलम है वो क्या हो जाएगा, आपका अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल ब्रेक हो जाएगा। और सेम आपका थर्ड, और ये दोनों बराबर हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको खुद देखिए, अगर आपका क्रिपलिंग लोड है अगर वो ज़्यादा हो गया एक्सेल कंप्रेसिव लोड से, तो आपका बीम स्टेबल रहेगा, और आपका अगर एक्सेल कंप्रेसिव लोड ज़्यादा होगा तो आपका कॉलम जो है आपका नेस्टेबल हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं अपने रैंकिन फार्मूला पे। क्या रैंकिन फार्मूला, रैंकिन फार्मूला देखते हैं। रैंकिन ने एक फार्मूला दिया, देखिए रैंकिन ने मतलब जो भी एजम्पशन उनने माने थे, यूलर्स ने क्या माना था कि जो आपका कॉलम है वो आपका लॉन्ग होना चाहिए, और आपको मीडियम साइज के कॉलम को अगर क्रिपलिंग लोड निकालना है तो आपको रैंकिन फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनने बताया पी आर, इनने एक फार्मूला दिया पी आर। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्योंकि इसको डेप्थ में जाऊंगा तो आपको काफी पॉइंट देखने को मिलेंगे, वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आपके एग्जाम 2-3 दिन ही 3-4 दिन बाकी रह गए, तो आप इस वजह से आपको मैं जल्दी इस चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से आपको फॉर्मूले और उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जाम में आप लिख सकें। तो इसका जो है क्या रहेगा, एफ सी इंटू ए और 1+a एल अपॉन के का होल स्क्वायर। मैं इसको बताता हूँ इसमें चीजें क्या क्या हैं। पी आर है जो आपका, वो आपका क्या है, क्रिपलिंग लोड ऑफ, मतलब मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या करेंगे, क्रिपलिंग लोड फाइंड करेंगे और मीडियम साइज कॉलम के लिए, और मीडियम साइज कॉलम। अब देखिए मीडियम साइज, इससे हम किसी का भी कर सकते हैं मीडियम साइज कॉलम, ठीक है। और आपका एफ सी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये आपका एरिया ऑफ कॉलम, एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, रैंकिन कांस्टेंट, रैंकिन कांस्टेंट। एल आपकी है इफेक्टिव लेंथ, के है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। ये चीज आपको देख लेना कौन सी चीज क्या है, मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो ए है आपका, ए क्या है आपका, यहाँ पे जो ए है वो ए, देखो आपको एल तो पता है, एल तो हम निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका दिया होगा, एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ एंड विड्थ या डायमीटर की हेल्प से, ओके, रेडियस गायरेशन अंडर रूट आई अपॉन वो भी निकाल सकते हैं। पर ए ये आपका होगा एफ सी अपॉन पाई स्क्वायर ए, एफ सी जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, पाई स्क्वायर
पाई और ई आपका मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ से फिर अगर देखो कई की कंडीशन में ना हमें दिया होता है कि हमें सेफ लोड निकालना है, तो सेफ लोड क्या होगा, ठीक है ना। तो सेफ लोड निकालने के लिए सेफ लोड देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बजाय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया होता है, पूछ लेता है सेफ लोड इस पर कितना होगा। तो सेफ लोड निकालने के लिए आपको बकलिंग लोड को डिवाइड कर देना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, डिवाइड करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ये आपका पीसीआर या कुछ भी, और ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, ऐसा लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ से आप आपको सेफ लोड कर देख सकते हैं कितना होगा सेफ लोड, ठीक है। इसमें आप सारी चीजें कवर हो गई। अब इसके बाद हम एक न्यू वीडियो लाने वाले हैं इसके बाद, उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैंने आप पिछली वीडियो में वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स के दिए हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं उसके बाद जो है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग स्ट्रेस और आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम और स्ट्रेस, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी एग्जाम में, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।